साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। आज एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से वीडियो इकोनॉमिक्स के लेकर आए हैं और अभी हमारी जो सांख्यिकी की सीरीज़ चल रही है, सी सीरीज़, उसमें 9 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम 10वां चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। तो सी 10 में हमारा पार्ट 1 चैप्टर जो शुरू हो रहा है, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसको हम प्रतिगमन विश्लेषण या समाश्रयण विश्लेषण भी कहते हैं। अब प्रतिगमन, मतलब पीछे, गमन की मतलब होता है जाना, पीछे की ओर लौटना या पीछे की ओर जाना, ये तो उसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इस प्रतिगमन शब्द का सांख्यिकी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वैज्ञानिक थे सर फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अब हमने सहसंबंध तो पढ़ा। सहसंबंध में क्या पढ़ा कि दो चरों में किस लेवल का, किस डिग्री का, कितनी मात्रा का रिलेशनशिप है, इसे हम सहसंबंध में पढ़ते हैं। तो फिर हम प्रतिगमन में क्या नया पढ़ते हैं, ये हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सहसंबंध पढ़ने के बाद ही हमें प्रतिगमन का चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि काफी फार्मूले जो हैं कॉमन है, मैटर भी कॉमन है और हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले हमें सहसंबंध का चैप्टर पढ़ना है और उसके तुरंत बाद हमें प्रतिगमन का चैप्टर पढ़ना है। देखिए, शाब्दिक अर्थ हमने बताया, फ्रांसिस गाल्टन द्वारा प्रयोग। और इसमें एक चर का यदि मूल्य ज्ञात हो, जैसे x और y दो चर हैं, यदि x का मूल्य हमें ज्ञात है तो हम y का ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें y का मूल्य ज्ञात है तो हम x का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो एक चर का मूल्य दिया हुआ होने पर उससे संबंधित दूसरे चर का सर्वोत्कृष्ट मूल्य या औसत मूल्य क्या होगा, इसका सर्वोपयुक्त जो अनुमान है वो हम प्रतिगमन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सहसंबंध और प्रतिगमन में क्या अंतर है। तो अभी हमने बात की कि सहसंबंध में दो या अधिक चरों में परस्पर कितने डिग्री का, कितनी मात्रा का संबंध है, ये हम सहसंबंध में ज्ञात करते हैं, है ना। लेकिन प्रतिगमन में क्या होता है, एक चर का मूल्य दिया हुआ होने पर उससे संबंधित दूसरे चर का मूल्य क्या होगा, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं प्रतिगमन के द्वारा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है कि कारण और परिणाम का स्पष्ट ज्ञान नहीं। जैसे हम ये कहें कि हमारी आयु और हमारे ऊंचाई दोनों में संबंध है, 0.6 प्लस का संबंध है दोनों में, अर्थात दोनों में धनात्मक सहसंबंध है, मध्यम कोटि का, ये मैंने कह दिया। लेकिन आयु और ऊंचाई दोनों में से स्वतंत्र चर कौन सा है, आश्रित चर कौन सा है, ये हमें ज्ञात नहीं होता है। लेकिन प्रतिगमन में हमें ये ज्ञान हो जाता है कि दोनों चरों में से स्वतंत्र चर कौन सा है और आश्रित चर कौन सा है। कैसे मालूम होता है? तो जिस चर का मूल्य दिया हुआ है वो होगा स्वतंत्र चर, और जिसका मूल्य ज्ञात करना है वो कहलाएगा आश्रित चर। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्र चर होता है वो तो होता है कारण, और आश्रित चर जो होता है वो होता है परिणाम। तो यहां पर सहसंबंध में स्वतंत्र चर या आश्रित चर का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है या इसका कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए कारण और परिणाम का संबंध स्पष्ट नहीं होता है। जबकि प्रतिगमन में हमें कारण और परिणाम का संबंध स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि हमें स्वतंत्र और आश्रित चर का भी ज्ञान हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिगमन विश्लेषण जो है उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए सांख्यिकी में। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं, इसे हम देख लेते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल मैटर है, फिर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आते हैं। एक तो आर्थिक और व्यावसायिक जो अनुसंधान है उसमें इनका महत्व होता है कि जो विभिन्न तकनीकी हैं उन तकनीकियों में क्या संबंध है, क्या कारण है, क्या परिणाम है, और उन तकनीकियों को हम शुद्धता की कसौटी पर जांच भी सकते हैं।
फिर है दो या अधिक चरों के पारस्परिक औसत संबंध का भी हमें ज्ञान हो जाता है। प्रतिगमन से सहसंबंध भी निकल जाता है और सहसंबंध से प्रतिगमन भी निकल जाता है। आश्रित चर का पूर्वानुमान, जैसे स्वतंत्र चर का मूल्य ज्ञात है तो आश्रित चर का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर व्यवसाय के नियंत्रण उपकरण के रूप में इसका यूज होता है और सहसंबंध की मात्रा और दिशा का ज्ञान होता है। ये थोड़े से पॉइंट कहीं हमें एग्जाम में काम आए तो याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रतिगमन विश्लेषण के प्रकार। इसमें पहला, ऐसा ही हमने सहसंबंध में भी पढ़ा था, सहसंबंध में भी प्रकार हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर प्रतिगमन में भी पहला यही है, सरल और बहुगुणी प्रतिगमन। जब हम केवल दो चरों में प्रतिगमन विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, केवल दो चर अर्थात एक स्वतंत्र होगा एक आश्रित होगा, तो ये कहलाएगा सरल प्रतिगमन। और यदि दो से अधिक चरों में प्रतिगमन विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है तो बहुगुणी प्रतिगमन कहलाता है, मल्टीपल रिग्रेशन कहलाता है। वो सिंपल रिग्रेशन, ये मल्टीपल रिग्रेशन। जब दो से अधिक चर होते हैं तो एक आश्रित चर होता है और स्वतंत्र चर जो है वो एक से अधिक होते हैं, इसलिए दो से अधिक चरों में प्रतिगमन बहुगुणी प्रतिगमन कहलाता है। फिर हम बात करें कि रेखीय और अरेखीय प्रतिगमन। रेखीय और अरेखीय ये क्या होता है? तो जब दो चरों में हम प्रतिगमन का अध्ययन करते हैं, x और y दो श्रेणियां हैं, x के विभिन्न मूल्य हैं, y के भी विभिन्न मूल्य हैं। x और y के मूल्यों को जब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर पर जब हम बिंदु लगाते हैं, तो उन बिंदुओं से यदि हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है, ग्राफ पेपर पर x और y श्रेणी के विभिन्न बिंदुओं को अंकित करने से यदि हमें सीधी रेखा मिल जाती है तो हम कहेंगे सरल रेखीय प्रतिगमन। क्लियर हो गया? यदि x और y श्रेणी के विभिन्न मूल्यों को ग्राफ पेपर पर हम अंकित करते हैं और इससे यदि हमें सीधी रेखा मिलती है तो ये सरल रेखीय प्रतिगमन कहलाता है या रेखीय प्रतिगमन कहलाता है। और यदि उन बिंदुओं को मिलाने पर यदि हमें वक्र प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होती है, तो इसे हम अरेखीय या वक्रीय प्रतिगमन कहते हैं। अब हम बात करें प्रतिगमन की रेखाएं। प्रतिगमन की रेखाएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करें कि यदि हमारे पास दो श्रेणियां हैं, दो चर हैं x और y, x और y दो चर हैं तो दो श्रेणियां हैं, दो श्रेणियां हो जाएंगी। और दो श्रेणियां होती हैं तो दो प्रतिगमन की रेखाएं होंगी। दो श्रेणियों x और y के पारस्परिक औसत संबंध को व्यक्त करने वाली सर्वोपयुक्त रेखाएं ही प्रतिगमन रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? ये x और y की औसत एवरेज रिलेशनशिप को बताने वाली रेखाएं हैं। ये यदि दो चर x और y हैं तो प्रतिगमन की दो रेखाएं होंगी, है ना? कौन सी? x की y पर प्रतिगमन रेखा और y की x पर प्रतिगमन रेखा। ये क्या होता है ये अब हम बनाकर इसको देखते हैं। दो रेखाएं, जैसे x का y पर प्रतिगमन और y का x पर प्रतिगमन। ये दो रेखाएं हमने यहाँ बनाई है, x की y पर प्रतिगमन रेखा और y की x पर प्रतिगमन रेखा। क्या अंतर है दोनों में? x का y पर, अर्थात इसका समीकरण ये रहेगा x इक्वल टू a प्लस बी वाई। a और b ये दो कांस्टेंट वैल्यू है और y चर है, x भी चर है। इसी प्रकार y का x पर हो तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये तो इसके दो समीकरण हो गए। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि x अगर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है इसका मतलब x आश्रित चर है, y स्वतंत्र चर है। यहाँ पर y लेफ्ट में लिखा है इसका मतलब y जो है वो आश्रित चर है और x है वो स्वतंत्र चर है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है
कौन सी इक्वेशन कब काम में लेनी है, जब y का मूल्य दिया हुआ है और x का ज्ञात करना है तो हमें ये समीकरण काम में लेना है। और जब y का दिया हुआ है, x का दिया हुआ है और y ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है तो ये वाला समीकरण उपयोग में आएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो दो रेखाएं मैंने बना रखी हैं उसमें यहाँ कुछ ये पॉइंट प्लॉट किए हैं, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट मैंने प्लॉट किए हैं। अर्थात जब y के विभिन्न मूल्य को मैं इस समीकरण में रखता हूं तो x के विभिन्न मूल्य प्राप्त होंगे। इन्हें जब इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कुछ डिस्टेंस यहाँ पर ये डॉट डॉट से बनाई गई है, तो ये सीधी रेखा जो है वो उन बिंदुओं के सर्वोपयुक्त रेखा खींची है, अर्थात सभी से लगभग दूरी मेंटेन रहे, ये हमें ध्यान रखना है। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक सीधी रेखा खींची गई है। इसी प्रकार यहाँ पर x के विभिन्न मूल्यों को जब हम रखेंगे तो y के मूल्य प्राप्त होंगे। उन्हें जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो एक रेखा सर्वोपयुक्त रेखा हमने ये खींची है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ये मैंने क्या लिखा है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का टोटल जो है, अर्थात किसी श्रेणी के जो विभिन्न मूल्य हैं उसका उसके माध्य से जो विचलन है, विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने y का x पर है इसलिए y के माध्य का y से विचलन और विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम। ये क्या होता है, न्यूनतम वर्ग रीति जो है उसके आधार पर इन प्रतिगमन रेखाओं की रचना की जाती है। अब हम यहाँ बात ये करते हैं कि प्रतिगमन की दो रेखाएं क्यों होती हैं। तो पहला कारण तो ये कि दो चर हैं x और y, दो चर हैं तो दो समीकरण होंगे, एक x का y पर एक y का x पर, और यदि दो समीकरण हैं तो दो रेखाएं बनेंगी। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है कि इनकी रचना न्यूनतम वर्ग की मान्यता मतलब लीस्ट स्क्वायर की एजम्पशन के आधार पर हमने इसकी रचना की है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए x अक्ष के समानांतर और y अक्ष के समानांतर, ये x अक्ष ये रहा तो इसके ये समानांतर दूरियां ये रही है ना, x अक्ष के समानांतर विचलन ये रहे, और ये y अक्ष है तो y अक्ष के समानांतर विचलन ये रहे। क्लियर हो गया ना, ये x अक्ष ये है तो इसके समानांतर ये विचलन, और ये y अक्ष है तो ये y अक्ष के समानांतर विचलन। तो x अक्ष के समानांतर और y अक्ष के समानांतर दोनों प्रकार के विचलनों के अलग अलग योग, विचलन ये जो हमने ज्ञात किया उनके वर्गों का जो योग है वो न्यूनतम करने के लिए, मतलब लीस्ट स्क्वायर का हमारा जो एजम्पशन है इसके लिए दो रेखाओं का होना अनिवार्य है। एक तो क्षैतिज विचलन के वर्गों का न्यूनतम करना है और एक लंबवत विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम करना है, इसलिए भी दो रेखाओं का होना अनिवार्य है। देखिए क्षैतिज विचलनों के वर्गों का योग तो ये x है ना, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का जो टोटल है वो न्यूनतम, और लंबवत विचलनों के वर्गों का योग अर्थात समेशन y माइनस वाई बार है ना, y माइनस वाई बार का स्क्वायर न्यूनतम। तो ये हमें दो कारण याद रखने। पहला कारण है कि दो चर होते हैं तो दो समीकरण होंगे, और दो समीकरण होंगे तो दो रेखाएं होंगी। दूसरा कारण, इन रेखाओं की जो रचना है वो न्यूनतम वर्ग रीति की मान्यता लीस्ट स्क्वायर एजम्पशन के आधार पर की जाती है। क्षैतिज जो विचलन है उनके वर्गों का योग न्यूनतम करना है, इसलिए x का y पर, और लंबवत विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम करना है तो y का x पर, इसलिए ये दो प्रतिगमन रेखाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिगमन की एक रेखा। एक रेखा कब होगी, तो हम ये ध्यान रखें कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप कर दें, जैसे ये पेन के ऊपर ये पेन आ गया, ये दोनों ओवरलैप हो गए तो इधर से अगर हम देखेंगे तो एक ही पेन दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक ने दूसरे को ढक लिया है। ऐसा कब होता है, जब दोनों चरों में अर्थात x और y में
पूर्ण सहसंबंध हो, परफेक्ट कोरिलेशन हो, ऐसी स्थिति में, पूर्ण सहसंबंध की स्थिति में एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्ण रूप से ढक लेती है और हमें केवल एक ही रेखा दिखती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब दो चरों में पूर्ण सहसंबंध हो तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को ढक देती हैं और एक ही रेखा दिखती है। कभी भी ये प्रश्न आए कि प्रतिगमन की एक रेखा कब होती है, तो जब दोनों चरों में पूर्ण सहसंबंध हो, परफेक्ट कोरिलेशन हो। अब हम सहसंबंध की रेखा से प्रतिगमन की रेखा से सहसंबंध का आकलन करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं। सहसंबंध की दिशा, उसकी प्रकृति, मात्रा, उसका ज्ञान भी हमें प्रतिगमन की रेखा से हो जाता है। देखिए, ये ढाल ऋणात्मक है लेकिन रेखा एक ही दिख रही है। एक क्यों दिख रही है? क्योंकि एक के ऊपर दूसरी है, दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। ओवरलैप हो रही है तो ये तो कंफर्म है कि संबंध, सहसंबंध तो पूर्ण है। आर की वैल्यू, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, उसकी वैल्यू तो 1 है, लेकिन वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसका ढलान ऋणात्मक है, इसलिए r इक्वल टू -1 और हम कहेंगे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ भी दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया है, एक ही रेखा दिख रही है, पूर्ण सहसंबंध तो है लेकिन इसका ढलान धनात्मक है, इसलिए पूर्ण धनात्मक सहसंबंध r इक्वल टू +1। अब हम बात करते हैं कि सहसंबंध का अभाव। x और y श्रेणी में कोई सहसंबंध नहीं है, सहसंबंध की अनुपस्थिति है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। कब? जब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करती हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। तो जब दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो सहसंबंध का अभाव, r इक्वल टू 0। ये ऐसा है ना, ये ऐसे भी घूम सकता है लेकिन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों में अगर 90 डिग्री, ऐसा भी हो सकता है, डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा तो r इक्वल टू 0, सहसंबंध का अभाव होगा। अब हम बात कर रहे हैं न्यून सहसंबंध और अधिक सहसंबंध, इन दोनों को एक साथ देखते हैं। देखिए, जब यहां पर है 90 डिग्री पे, हम कह रहे हैं कोई कोरिलेशन नहीं है, 0। अगर ये थोड़ा सा घूम गए लेकिन है एक दूसरे से दूर दूर, कोरिलेशन तो है लेकिन कम है। फिर थोड़ा और घूम गए, पास में आ गए, हम कहेंगे कोरिलेशन है लेकिन मजबूत है, हायर कोरिलेशन है ना। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे से जितनी दूर होंगी उतना कोरिलेशन कम, और जितना एक दूसरे के नजदीक आएंगी कोरिलेशन ज्यादा, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई तो 100% कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन है ना, पूर्ण सहसंबंध होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा दूर है तो ज्यादा कोरिलेशन, ज्यादा दूर हो गई है कम कोरिलेशन, और पूरे 90 डिग्री पे तो 0 कोरिलेशन। इस प्रकार से ये 5 स्थितियां हैं जो हमने बताई हैं कि प्रतिगमन की रेखाओं से सहसंबंध का ज्ञान कैसे होता है। अब हम लेते हैं प्रतिगमन रेखाओं के उपयोग या कार्य, कि प्रतिगमन रेखाएं क्या उपयोग में आएंगी, उसका क्या महत्व है, क्या कार्य होगा। पहला है 2 श्रेणियों में सहसंबंध की मात्रा और दिशा का ज्ञान, जो कि हमने ये ऊपर अभी सारे डायग्राम देख लिए कि x और y दोनों श्रेणियों में सहसंबंध कितनी डिग्री का होगा, लोअर होगा या हायर होगा या 0 होगा या 1 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमें इन दोनों रेखाओं से ज्ञान हो जाता है। दूसरी बात, एक चर के मूल्य ज्ञात होने पर या दिए हुए होने पर दूसरे चर का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये रेखा है, मान लो ये कोई भी रेखा ले लें, मान लो इस रेखा में हमें x का मूल्य दिया हुआ है, तो जैसे ये x का मूल्य दिया हुआ है, ये यहाँ ले आए तो y का मूल्य इतना होगा, ये हम मालूम कर लेते हैं, या y का मूल्य इतना है तो x का इतना होगा। 2 चरों में से किसी भी एक का मूल्य ज्ञात हो तो दूसरे का मूल्य क्या होगा, ये हम प्रतिगमन रेखा से ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा है, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर
x और बार और y बार ज्ञात होता है, अर्थात हमें दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य ज्ञात हो जाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये दोनों यहां पर काट रहे हैं तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगा ना वो x बार हो जाएगा और यहां पर जो वैल्यू आएगा वो y बार हो जाएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उनको यदि हम x और y अक्ष पे मिलाते हैं तो हमें दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य या औसत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में प्रतिगमन क्या होता है, इसके बाद प्रतिगमन के प्रकार हमने सरल, बहुगुणी, रेखीय, अरेखीय ये पढ़ लिया। प्रतिगमन विश्लेषण की उपयोगिता क्या है ये हमने बात की। प्रतिगमन की रेखा क्या होती है, प्रतिगमन की दो रेखाएं क्यों होती है, एक रेखा कब होती है, सहसंबंध का आइडिया कैसे लगता है, प्रतिगमन रेखा के उपयोग क्या हैं, इस बारे में हमने अध्ययन किया है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।